हैप्पी रिपब्लिक डे। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो की, इस पूरी प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो। तो जैसे कि पिछली जो हमारी वीडियोस हुई हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था जनरल एंट्रीज़ में सिंपल एंट्रीज़, कंपाउंड एंट्रीज़, बैड डेट से रिलेटेड भी पढ़ ली थी हमने। बैंकिंग ट्रांजेक्शन हम अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन ही है। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स हमने कर लिया था, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स भी हमने कर लिया था। ये वाली हम कर लेंगे, फुल सेटलमेंट वाली अभी। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हमने कर ली थी और बाकी मिसलेनियस है और ओपनिंग एंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे करके इन सबको कर देते हैं ख़त्म। आज ये इस सीरीज़ की पूरी लास्ट वीडियो होगी, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स पे। ठीक है, तो जब भी हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में जब हमने प्रैक्टिस करी थी तब हमने ये समझा था कि हमने क्या करना है कि कैश की जगह बैंक वर्ड का यूज़ करना है बस। यानी कि देखो, जब हम दुकान पे जाते हैं तो या तो हम कैश देते हैं या तो फिर हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, जैसे कि गूगल पे वगैरह कर लेते हैं हम, है ना। तो वो ट्रांजैक्शन हमारी बैंक से हुई। तो वैसे ही अगर हम किसी भी तरीके से बैंक से हमारी पेमेंट हो रही है तो हम उसको बैंकिंग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें सिंपल क्या है कि भाई हमने क्या करना है, कैश की जगह बैंक का यूज़ करना है अभी, क्योंकि पेमेंट करने के दो ही तरीके हैं। और जो बैंक होता है वो उस पर लगता है पर्सनल रूल। पर्सनल रूल हमें क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं कि बैंक को हम कैसे करेंगे, अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट करेंगे और जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। सिंपल इतनी सी बात याद रखो, इससे से सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमारे बैंक में अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, अगर पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। इतना सा याद कर लेते हैं। या इसको क्या बोलते हैं हम? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ऐसे याद करने के लिए ये एक मैंने आपको ट्रिक बता दी। ठीक है, अब करें इसको शुरू। तो देखो, हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एंट्री को पढ़ेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। डिपॉजिट इन बैंक, हमने क्या किया, अपना कैश को, जो हमारे पास कैश था उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो भाई बैंक को डेबिट करो, बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। ठीक है, और हमसे गया क्या? कैश, क्योंकि कैश ही को तो डिपॉजिट करवाया और कैश तो हमसे गया, तो कैश हमारा क्या हो गया? क्रेडिट। ठीक है, तो गोल्डन रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस पे लगा हमारा पर्सनल का, इस पे हमारा लगा रियल का। ठीक है, तो ये पहली एंट्री हमारी हो गई। ठीक है, डिपॉजिट का मतलब सबको पता है। ठीक, तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक हमारा हो गया यहाँ से क्लियर। अब सेकंड हमारे पास क्या आता है? देखो, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, यानी कि अब हमने बैंक से पैसा निकाला है। जब बैंक से पैसा निकालेंगे हम तो क्या होगा हमारे पास? बैंक से जब पैसा निकालेंगे तो कैश आएगा हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बैंक। ठीक है, क्योंकि बैंक का पैसा कम हुआ, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनका बैंक अकाउंट से पैसे हमारे कम हुए इसलिए क्रेडिट किया, और कैश हमारे पास आया इसलिए हमने इसको डेबिट किया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है? वेजेस पेड बाय चेक। देखो, वेजेस क्या होती है कि जब हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं ना, उसमें जो हम मजदूरी देते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ऐसे अपनी लोकल लैंग्वेज हम बोलते हैं तैड़ी देना। ठीक है, तो मजदूरी को हम क्या बोलते हैं? वेजेस। तो वेजेस हमारे लिए एक्सपेंसिस है, तो हम क्या करेंगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू चेक से दिए तो पैसा कहाँ से कटेगा? बैंक से। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे सिंपल वही आएंगे हमारे, क्लियर। तो ये भी समझ आ गया हमें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अब ये बोलता है चेक रिसीट फ्रॉम दीवान 8500 का, और उस पर हमने डिस्काउंट किया 500 का, और चेक डिपॉजिट इन बैंक ऑन द सेम डे। देखो, सेम डे मैंने ये समझाया था आपको कि अगर हम सेम डे डिपॉजिट करवा दें तो हम इस ट्रांजैक्शन को बैंक की ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई दीवान एक बंदा था, उसने हमें 8500 का उसने पेमेंट की है और डिस्काउंट दिया हमने उसको 500 का। इसका मतलब टोटल उसकी पेमेंट कितनी रही होगी? 9000 की, है ना। तो यानी कि 9000 की पेमेंट थी, जिसमें से हमने उसको 500 का डिस्काउंट दे दिया और बाकी 8,500 हमें वो दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास पैसा आया और सेम डे डिपॉजिट करवाया, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, कितना पैसा लेना था हमने? कितना पैसा दिया इसने? हमने 8500 दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डिस्काउंट हमने कितना दिया इसको? देखो, हमने पेमेंट लेनी थी तो इसलिए हमने क्या किया? डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट एलओ भी हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना डेबिट हुआ? 500 का। टू, लेना किससे था? दीवान से। ठीक है, तो दीवान को हम क्रेडिट किससे करेंगे? 9000 से, क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारी एंट्री बन गई। देखो, बैंक में हमारे पास आया 8500, डिस्काउंट हमने दिया उसको 500, और भाई दीवान ने जो हमें, दीवान का पूरा लेन देन था वो 9000 का था। कैसे पता चला हमें? 8000, वो 8500 दे रहा है, 500 का डिस्काउंट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। और अगर किसी को नहीं हो रहा ये क्लियर, तो भाई पहले जिसमें मैंने ये इसका कंसेप्ट सिखाया था वो वाली क्लासेस पहले वाली देख के फिर यहाँ पे आ जाए, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो
अब एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक पे टेलीफोन बिल। देखो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कैसे होता है, जैसे हम ऑटो पे लगाते हैं ना, ऑटो पे में क्या होता है कि मंथली मंथली हमारे पैसे कट जाते हैं जितना भी हमने लगाया होता है, ठीक है। तो ऑटो पे की तरह क्या होता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं कि हम अपने बैंक को पहले से बता देते हैं कि ये हमारे मंथली बिल है, आप ऑटोमेटिकली इसको पे कर देना, ठीक है। तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ पे कौन सा पे हो रहा है, हमारा टेलीफोन बिल। तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक से कटा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बस इतनी सी एंट्री होगी, अमाउंट सेम यही आएगा। अब यहाँ पे इसने बोला दीवान्स चेक रिटर्न बाय द बैंक डिसऑनर। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, मैंने पहले भी समझाया था, फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो दीवान एक बंदा है, ठीक है, दीवान एक बंदा है जिसने हमारे पैसे देने थे, ठीक है। ये हमें देगा चेक, यहाँ पे हम, मैं मान लो ये हमें क्या देगा, चेक दे गया। अब ये चेक क्या होता है, एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है कि भाई दीवान बोल रहा है कि मेरे अकाउंट से पैसे काट के मुझे दे दीजिए, इसको दे दिया जाए, ठीक है। ये दीवान ने ऑर्डर दिया तभी तो चेक हम लगाएंगे जाके। अब जब हम ये बैंक के पास गए तो हमें हमें इससे चेक मिल गया, हमने बैंक को वो चेक दे दिया, ठीक है। बैंक क्या करेगा, दीवान के अकाउंट से पैसा निकाल के फिर हमें देगा, बैंक अपनी जेब से तो देगा नहीं, ठीक है। पर अब क्या हुआ, हमने तो डिपॉजिट करवा दिया, हमने डिपॉजिट करवा के अपने यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, हमने रिकॉर्ड कर लिया कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। बट जब बैंक ने यहाँ से वेरीफाई किया और यहाँ से पैसा निकालने का ट्राई किया तो क्या हुआ भाई, किसी भी रीज़न से इस यहाँ से इस अकाउंट से पैसे नहीं मिले। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लगा लेते हैं कि इसका अकाउंट खाली था, तो भाई बैंक अपनी जेब से देगा नहीं पैसा, इसी से निकाल के देगा। अब ये खाली है तो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया मतलब पेमेंट नहीं मिली। अब पेमेंट बैंक को इसके अकाउंट से नहीं मिली तो हमारे अकाउंट में भी नहीं आएगी। तो भाई क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा पहले हमने ये एंट्री डाली थी ना जो चेक वाली, ये पूरी की पूरी पेमेंट होगी कैंसिल। यानी कि हमने दीवान से पैसा लेना था, दीवान ने हमें चेक दिया, हम चेक लेके बैंक के पास गए और बैंक ने बोला भाई दीवान के अकाउंट में पैसा नहीं है, तो भाई ये चेक वापस पकड़ो, ठीक है। अब ये चेक हमें वापस मिल गया। अब जब चेक हमें वापस मिल गया तो भाई हम क्या करेंगे, हम जाके वापस जाएंगे दीवान के पास और हम दीवान को बोलेंगे कि भाई ये तेरा चेक जो है ये डिसऑनर हो गया और हम भाई तेरा हमने फिर से तेरे से पैसे लेने हैं, ठीक है। कितने पैसे लेने हैं, देखो दीवान से हमने लेना था 9,000, अगर हम पहले की बात करें 9,000 लेना था। हमने इसको बोला कि पेमेंट कर दे, अगर आपको याद होगा तो कैश डिस्काउंट हम क्यों देते हैं कि हमें अर्ली पेमेंट मिल जाए। तो हमने इसको 500 का डिस्काउंट दिया था, 500 का डिस्काउंट देने के बाद हमने इससे लिया था 8500, है ना। तो अब बताओ क्या हमें पेमेंट मिली, पेमेंट तो हमें मिली नहीं, तो क्या हम इसको डिस्काउंट देंगे, हम इसको डिस्काउंट भी नहीं देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दीवान को सीधे बोलेंगे कि देख भाई जो डिस्काउंट था वो हो गया कैंसिल, अब हम तेरे से लेंगे पूरे के पूरे पैसे, ठीक है, कितने, 9,000। तो अब इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड करने से पहले ना मैं पिछली वाली एंट्री दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ वापस से, फिर हम उसी एंट्री को रिवर्स करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे ये लिखा था, पहले इस एंट्री को हमने कैसे बनाया था, इस एंट्री को हमने ऐसे बनाया था कि बैंक को हमने डेबिट किया, ठीक है, कितने से, 8500 से, है ना। फिर डिस्काउंट लो डेबिट किया था, डिस्काउंट लो का हमने डेबिट किया था 500 से, टू हमने किया था दीवान, दीवान को हमने किया था 9,000 से, ठीक है। अब हम इसी एंट्री को रिवर्स करने वाले हैं इस क्वेश्चन, इस अप्रैल 14 में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, दीवान को वापस से करना है डेबिट, दीवान को हमने डेबिट कितने से करना है, 9,000 से, कि भाई तेरे से हमने 9,000 लेना है। टू, अब बैंक में पैसा आया नहीं, टू बैंक अकाउंट हमने कितना करना है, पूरा 8500, ये कि चेक हमारा हो गया डिसऑनर। टू हमने इसको डिस्काउंट एलो किया था, अब इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसको करेंगे डिस्काउंट एलो, कितना, 500, ठीक है। तो क्या हुआ, दीवान का चेक डिसऑनर हो गया और हमने पूरी की पूरी एंट्री उठा के रिवर्स कर दी। क्लियर है, डिस्काउंट भी इसका कैंसिल हो गया, ये डिस्काउंट हमने कैंसिल कर दिया कि भाई कोई डिस्काउंट नहीं तेरे को, अब बैंक से पेमेंट नहीं आई तो वो भी हमने रिवर्स कर दिया। दीवान का अकाउंट खत्म हो गया था, हमने इसको फिर से डेबिट कर दिया कि भाई तेरे से पैसे लेने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। इसके बाद अब आगे चलते हैं, ठीक है, डन। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए उसके लिए वही वो क्या कर सकता है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी पीडीएफ ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने 400 रुपया हमें कोई भी चार्जेस डाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है तो हम करेंगे बैंक चार्जेस टू बैंक, ठीक है। बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, की बैंक ने हमारे अकाउंट से कोई भी चार्जेस के नाम पे, जैसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं, एटीएम चार्जेस होते हैं, ठीक है, कन्वीनियंस चार्जेस होते हैं, बाकी भी सारे जितने भी चार्जेस हैं, तो हमारे अकाउंट से पैसा गया डेबिट करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गुड सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिट इन बैंक,
हमने सामान बेचा है और पैसा जो हमें मिला है वो हमने एक बैंक में डिपॉजिट करवाया है। तो सिंपल सी बात है, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट करो। 2, क्यों आ रहा है पैसा भाई? सेल्स की वजह से आ रहा है। सेल्स हमारे लिए क्या है? इनकम है। ठीक है, अमाउंट लिख लेंगे, बस हो गया ख़त्म। ठीक, अब आ जाते हैं आगे। देखो अब यहाँ पे बैंक हैज़ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे भी सेम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आ गया, ऑटो पे वाला काम आ गया। ठीक है, और इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए क्या है भाई? एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, बस इतना सा लिखेंगे और हमारी एंट्री हो जाएगी ख़त्म। अब आगे क्या हो गया? डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। देखो डिविडेंड में आपको वर्ड समझा देता हूँ। देखो जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं ना, उस शेयर्स पे जो हमें प्रॉफिट मिलता है ना, उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है यानी कि शेयर्स पे मिलने वाले प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? तो अब हमने क्या किया? हमने किसी कंपनी के शेयर्स लिए थे, उस कंपनी ने हमें क्या कर दिया? डिविडेंड दे दिया। और कंपनी कभी भी कैश में डिविडेंड देने नहीं आएगी हमारे पास। जब भी डिविडेंड मिलेगा हमारे बैंक अकाउंट में मिलेगा। आप में से अगर किसी ने शेयर्स खरीदे होंगे तो उसको पता होगा डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर्स पे हमें प्रॉफिट मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। यानी कि जो, जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और उस कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया, मान लो 10% कमाया, वो 10% उसने हमें दे दिया, तो वो 10% जब हमें मिला है तो वो डिविडेंड के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ? डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, बस अमाउंट यहाँ पे सेम ही आ जाएगा जितना है यहाँ पे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन की पहले ये क्वेश्चन जो है ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, इसी के साथ मैं ये सेकंड वाला भी करा देता हूँ कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि इसमें भी थोड़ी टर्म्स आ रही हैं, वो भी समझानी पड़ेंगी। डन। तो अब यहाँ पे क्या होता है भाई? डिपॉजिट इन बैंक बाय ओपनिंग का करंट अकाउंट। तो बिजनेस का करंट अकाउंट होता है, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और एफडी अकाउंट। ठीक है, जिसको हम टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। ठीक है, टर्म डिपॉजिट बोलते हैं या फिर इसको एफडी बोलते हैं। एफडी ही टर्म डिपॉजिट होता है। ठीक है, सेविंग अकाउंट जो जनरल पब्लिक खोलती है, करंट अकाउंट बिजनेसेस के लिए होते हैं, एफडी क्या होती है भाई? वो फिक्स डिपॉजिट जो हम करवाते हैं। ठीक है, बेसिक 3 यही अकाउंट होते हैं। इसके अलावा और भी अकाउंट होते हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस करने के यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम ये बेसिक ये 3 अकाउंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ भाई? सिंपल सी बात है, हमने बैंक अकाउंट में अपने पैसे जमा करवाए हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल एंट्री क्या होगी? बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस यही एंट्री है। डन। इसके बाद से हमारे पास क्या हुआ? विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने पैसा निकाला है, तो बैंक से पैसा निकाला हो तो कैश आ गया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, हो गया एंट्री खत्म। अब नेक्स्ट में क्या है भाई? चेक रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रमेश टू होम गुड्स वर सोल्ड 12,000 लास्ट ईयर, एलो हिम 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। देखो एक बंदा है रमेश, जिससे हमने मतलब 12,000 का सामान बेचा था पिछले साल। अब वो हमें चेक दे गया है और वो हमने चेक पे उसको 1% का डिस्काउंट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ना हम एक सीरीज़ की तरह समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा आएगा, हमें एंट्रीज रिवर्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको एंट्री को रिवर्स भी कर लूँगा, क्योंकि जब रिवर्स करनी होगी ना तो फिर आपको एक विजुअल भी इफेक्ट मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ से ये मिल रही है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई हमें पैसा चेक मिला है। अब देखो चेक जब भी हमें मिलता है ना, तो अगर हम उसको सेम डे डिपॉजिट ना करवाएं तो हम उसको कैश रिकॉर्ड करते हैं। देखो अगर हमें चेक मिला है, ठीक है, चेक रिसीव्ड है और हमने उसी दिन उसको डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, तो अकाउंट में आ गए सीधे पैसे, तो हम उसको बैंक की ट्रांजैक्शन मानेंगे, हम उसको बैंक रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। बट अगर हमने चेक हमें मिला है, आप इसको ना नोट कर लेना, आगे भी काम आएगा ये कैश बुक में। चेक मिला है पर हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया हुआ है, तो हम उसको बैंक की ट्रांजैक्शन ना मान के हम उसको क्या लिखेंगे? कैश या फिर चेक इन हैंड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ तो हम उसको कैश लिखेंगे, जहाँ तो चेक इन हैंड लिखेंगे। ठीक है, तो मैं कैश का यूज़ करूँगा अभी। ठीक है, तो जो भी हमें चेक मिलेगा, अगर हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया हुआ है तो हम उसको कैश लिख सकते हैं। फिर जब हम उसको डिपॉजिट करवाएंगे तब वो ऐसे बन जाएगा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, ये भी मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक जो मैंने करवाया था ना कंसेप्ट में, वहाँ पे ये भी समझाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे और इस क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व। ठीक, तो अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, हमने क्या किया हुआ है कि भाई रमेश है, उस बंदे ने हमें चेक दिया हुआ है। ठीक, और हमने उसको
1% का डिस्काउंट दिया हुआ है। 12,000 का 1% होगा 120 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बैंक में कुछ पैसा आया, पर हमने यहाँ पे सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया हुआ। कैसे पता चला? क्योंकि ये 5 तारीख का है, ये 7 तारीख का है। 7 तारीख को हम उसको चेक को डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 तारीख को हमने डिपॉजिट नहीं करवाया हुआ है। डन। तो अब हम 5 तारीख को इसको क्या लिख रहे हैं? कैश मान के चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर हमने इसको डिस्काउंट भी दिया हुआ है 120 रुपये का, तो डिस्काउंट एलो डेबिट टू किससे मिला? ये रमेश से। डन। अब यहाँ पे देखो डिस्काउंट का 120 रुपये है, टोटल हमारे पास 12,000 रुपये है। ठीक है, 12,000 लेना था जिसमें से 120 डिस्काउंट है, तो 11,880 रुपये यहाँ पे बन जाएंगे हमारे। ठीक है, 120 माइनस करेंगे तो 11,880 रुपये हमारे ये बन जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद से हम क्या करेंगे आगे? इसको डिस्काउंट दे दिया हमने, ये पहली एंट्री बन गई हमारी इस तरीके की, ये 5 तारीख की। ठीक है, 5 तारीख की एंट्री बन गई। अब 7 को हमने क्या किया? रमेश के चेक को डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। तो भाई 7 तारीख की हमारी एंट्री क्या बनेगी? जब हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि भाई हमने चेक कितने का लिया उससे? 11,880 रुपये का, तो 11,880 रुपये ही रिकॉर्ड होंगे। क्लियर है? ये 7 की हो गई। 9 को हमें क्या पता चला कि रमेश का चेक जो हो गया वो डिसऑनर हो गया, और बैंक ने 20 रुपये हमें चार्जेस भी डाल दिए हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि बैंक मुफ्त में तो नहीं बैठा हुआ, तो बैंक ने क्या किया? रमेश के चेक को डिसऑनर कर दिया, भाई वो डिसऑनर हो गया किसी कारण से, और बैंक ने हमसे 20 रुपये चार्जेस भी मांग लिए। अब ये जो 20 रुपये चार्जेस है ना, ये हम रमेश से लेंगे, क्योंकि भाई उसकी गलती है, उसकी वजह से डिफ़ॉल्ट हुआ, तो हम उसी से पैसा लेंगे। और दूसरी बात क्या, भाई हमने उसको डिस्काउंट दिया था, ये डिस्काउंट भी हम करेंगे कैंसिल, कि भाई जब पेमेंट ही नहीं मिली तो डिस्काउंट किस नाम का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रमेश को करेंगे वापस से डेबिट, तो हमने कर दिया रमेश डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से करेंगे? देखो हमने उससे पहले लेने थे 12,000। ठीक है, फिर हमने डिस्काउंट दिया, वो हमने कर दिया कैंसिल, बट हम प्लस उससे 20 रुपये और लेंगे जो हमें बैंक ने चार्जेस डाले हैं, तो हम इससे टोटल लेंगे 12,020 रुपये। ठीक है, रमेश को हम डेबिट किससे कर रहे हैं? 12,020 रुपये से। ठीक है, ये बात समझ आई सबको? 12,020 रुपये क्यों ले रहे हैं? कि 12,000 तो तुमने हमारे पहले देने थे। ठीक है, और 20 रुपये तो अभी देगा एक्स्ट्रा जो हमने बैंक ने चार्जेस हमें डाले हैं। ठीक है, ये टोटल हम उससे लेंगे। और सबसे पहले ये जो हमारे पास है कि भाई देखो, कैश को हमने यहाँ पे डेबिट किया था, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे हमने डेबिट किया, यहाँ पे क्रेडिट किया, कैश तो हो गया आपस में कैंसिल, पर बैंक के अकाउंट में हमने 1180 रुपये डाले थे, तो ये हम कर देंगे क्रेडिट टू बैंक। 11,880 रुपये बैंक के नाम के, टू डिस्काउंट जो दिया था वो भी कैंसिल हो गया 120 रुपये, टू जो भाई मैंने बोला था आपको जो बैंक चार्जेस डालता है उसको हम क्या बोलते हैं? नोटिस चार्जेस, टू नोटिस चार्जेस 20 रुपये। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्बेंस हो गई थी। ठीक है, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या था? रमेश जो था उसको हमने डेबिट किया 12,020 रुपये से। 12,020 रुपये से इसलिए हमने डेबिट किया कि 12,000 हमने उससे पहले का लेना था, और 20 रुपये जो भी बैंकिंग के चार्जेस पड़ गए। ठीक है, टोटल हो गया 12,020। तो बैंक को हमने फिर से वापस यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 11,880 रुपये से। डिस्काउंट जो हमने एलो करा था वो डिस्काउंट कर दिया हमने कैंसिल, और इसको वापस क्रेडिट कर दिया 120 रुपये से। और जो बैंक ने हमें चार्जेस डाले उसको हमने बोला नोटिस चार्जेस, और ये भी हम रमेश से ले रहे हैं 20 रुपये। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होते हैं, इन दोनों तीनों को प्लस करेंगे तो इसके इक्वल ही आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, अब क्या हुआ? हम फिर से पहली वाली कंडीशन पे ही आ गए कि हमने रमेश से पैसे लेने थे, अब वापस से हमने उससे पैसे लेने हैं। ठीक है, बट इस बार कितने लेने हैं? 12,020 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रमेश सेटल हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 फॉर इंटरेस्ट। तो उसने क्या किया कि 60 रुपये इंटरेस्ट के भी हमें दे दिए, क्योंकि भाई पेमेंट लेट होगी तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो देखो भाई, अभी तक हमारा जो टोटल बन रहा था वो 12,020 का बन रहा था, प्लस ये 60 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, तो टोटल हमारा कितना बन गया? 12,080 रुपये। ठीक है, तो हमारा भी मैच हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ पे भी मैच हो रहा है। तो अब क्या एंट्री बनाएगी हमारे पास? उसने चेक से दिया हुआ सेटल, और इसके बाद से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब बैंक में सीधा पैसा आ गया हमारा। तो हम इसको क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? 12,080 रुपये। ठीक है, टू रमेश, रमेश को हमने कितने से करना है? 12,000 से।
12,020 रुपये से, ठीक है। इसको कर देना 12,020, वापस कर ही देता हूँ इसको, ठीक। इसको हम कितने करेंगे रमेश को, 12,020 रुपये, और टू जो इंटरेस्ट हमें मिला है, इंटरेस्ट रसीड 60 रुपये, ठीक है। तो टोटल 12,080 हो गई, ये भी हमारी एंट्री होगी कंप्लीट, ठीक। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको उतार लेना आप साथ साथ में ही, ताकि समझ आ जाए। डन, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप पॉज करके उतार लेना इसको। इसके बाद से हमारी अगली एंट्री क्या आती है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारी होगी थी एंट्री, ये वाली। अब क्या है, कैश डायरेक्टली डिपॉजिट बाय राजा, एक कस्टमर है हमारा इन बैंक। एक कस्टमर था, उसने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करवा दिए, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा, ठीक है। अमाउंट लिख देंगे, बस खत्म। अब क्या बोलते हैं, बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ MS लॉल एंड सन 5,000 एंड बैंक चार्जेस 700। अब हमने बैंक ड्राफ्ट कटाया हुआ है, ठीक है। 5,000 का बैंक ड्राफ्ट है और 700 रुपये बैंक ने अपने जो है फीस लगा दी हमको, ठीक है। तो बैंक से पैसा गया है, किसको गया है, लाल एंड सन को, ठीक है। तो हम पहले तो लिखेंगे भाई पैसा किसको दे रहे हैं हम, MS लाल एंड सन्स, इसको कितना दे रहे हैं हम, 5,000। और बैंक ने कितना चार्जेस डाला हुआ है, बैंक चार्जेस हमारा कितना आ गया, ये भी डेबिट होगा और ये भी डेबिट होगा। बैंक चार्जेस हो गया 700, टू पैसा कहाँ से कटेगा, हमारे बैंक से, टू बैंक अकाउंट 5,700। डन, क्लियर है ये भी। अब नेक्स्ट क्या कहें, ए चेक ऑफ 4,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ के बाद ड्यू होना था, डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक फॉर 3,800, ठीक है। इसका मैं समझा देता हूँ, डिस्काउंटिंग ऑफ चेक क्या होता है। तो पहले कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद से आगे चलेंगे, ठीक है। बिना कंसेप्ट के कोई मज़ा नहीं आता पढ़ने का। तो क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे ये बैंक है, ठीक है। और इस केस में हम देख लें तो कोई भी कस्टमर ने दिया हुआ है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये A है और ये B है, ठीक है। A ने एक चेक दिया B को, ठीक। और उस चेक पे इसने लिखा हुआ है कि भाई 3 मंथ के बाद से तुम पैसे मेरे से ले सकते हो, ठीक है। चेक ये एग्रीमेंट होता है कि भाई 3 मंथ के बाद से ये चेक पे पैसे मिलेंगे, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है, ठीक है, कि भाई पोस्ट डेटेड चेक है ना, बाद में ड्यू होगा ये, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भाई 3 महीने के बाद पैसे मिलने हैं, ठीक। पर क्या हुआ कि भाई B को चाहिए पैसे आज ही, तो B ने क्या बोला, B ने A को बोला कि भाई पेमेंट अभी कर दे मुझे। तो A ने बोल दिया कि भाई अभी तो मैं पेमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने 3 महीने का टाइम लगाया हुआ है, 3 महीने का टाइम लिया हुआ तुमसे, तो 3 महीने के बाद आना पैसे ले जाना। B को पैसे चाहिए आज, तो B चल गया बैंक के पास। B ने बैंक को बोला कि भाई ये चेक है, 3 महीने के बाद पैसे मिलेंगे A से, 3 महीने के बाद A से पैसे ले लेना, अभी मुझे पैसे दे दे। तो बैंक बोलता कोई बात नहीं, ले जाओ आप पैसे। कितने के पैसे हैं, जैसे उसने बोला कि यहाँ पे 4,000 है मेरा, तो बैंक ने बोला कोई बात नहीं, आप मेरे से 3,800 ले जाओ, ठीक है। 2 महीने का इसने इंटरेस्ट काट लिया अपना, जो भी मतलब 200 रुपये इसने इंटरेस्ट काट लिया 3 महीने का, जितना भी टाइम पेंडिंग होगा, ठीक है। तो भाई बैंक को 200 रुपये फ़ायदा हो गया, बैंक 3 महीने के बाद इससे पैसे लेगा टोटल 4,000, और इसको अभी कितने दिए 3,800, तीनों का फ़ायदा हो गया। इसको टाइम पे पैसे मिल गए, ये टाइम पे पैसे देगा अपने 3 महीने के बाद, और इसको 200 का फ़ायदा हो गया, ठीक है। हाँ, B को थोड़ी सी 200 का नुकसान हो गया, तो वो डिस्काउंट की तरह काउंट होगा हमारा, क्लियर है। तो अब हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमारे पास बैंक में पैसा आया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक। कितने से डेबिट हुआ हमारा, भाई 3,800 आया हुआ है, ठीक। अब हमें डिस्काउंट भी दिया हुआ है, डिस्काउंट एलो डेबिट, डिस्काउंट एलो हमारा कितना हुआ 200, 2। अब हमने चेक को डिस्काउंट करवाया हुआ है। अब चेक वो जिसने भी हमें दिया होगा वो हमने रिकॉर्ड किया होगा कैश में, ठीक है, या फिर चेक इन हैंड में। तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, कैश या फिर चेक इन हैंड, जो भी हमारे लिखा होगा, ठीक है। तो दोनों ही वैलिड माने जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 4,000 रुपये, क्लियर है, समझ आ गई। अब क्या हुआ हमारे पास, ये 30 वाली एंट्री आएगी, रिसीड ए चेक फ्रॉम शाम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। तो भाई सिंपल सी बात है, बैंकिंग आवर के बाद मिला है, इसका मतलब आज तो बैंक में जमा होगा नहीं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको कैश लिख लेंगे,
कैश अकाउंट डेबिट, या फिर चेक इन हैंड लिखना हो चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं। 2 किससे मिला, श्याम से, बस 1000 लिख देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट एंट्री क्या है हमारे पास, गुड सोल्ड फॉर कैश, हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिट इनटू बैंक। तो भाई 7000 का सामान बेचा है, आधे हमने बैंक में जमा करवा दिए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश को भी डेबिट करेंगे, टू सेल्स करेंगे। ठीक है, सेल कितने की करिए, 7000 की, 3500 हमारा यहाँ पे है, 3500 हमारा यहाँ पे, बस बात खत्म होगी, डन। तो इस तरीके की हमारी सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन होगी ख़त्म। तो ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बुक है। इससे प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जर्नल से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना, वो सारे के सारे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब ये फुल सेटलमेंट वाला है, फुल सेटलमेंट वाला हम देखो यहाँ पे क्या है कि ये बोलता है कि भाई एक बंदा है, रसीद उससे मिला है हमें, कितने, मुकेश है बंदा, इससे 5850 मिला है, और कितना लेने थे, 6000 लेने थे। तो सिंपल सी बात है, जो डिफरेंस है इन दोनों का वो डिस्काउंट है। ठीक है, तो वही वो वैसे ही रिकॉर्ड करना है हमने, जैसे हमने पहले रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो मैं इसको ना जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ अभी, तो मैं सीधे एंट्रीज लिखते जाऊँगा। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, हमें 6000 लेना था और ये मिला हमें इतना पैसा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, या बैंक भी कर सकते हो। कैश कितना डेबिट करेंगे, 5850, डिस्काउंट एलो कर देंगे क्योंकि डिस्काउंट एलो हुआ है, टू मुकेश से 6000 लेना था। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कितना था, 150, तो 150 हमारा डिस्काउंट एलो हो गया। ठीक है, ये भी डेबिट हो जाएगा हमारा, डन। ये 2 डेबिट, ये क्रेडिट, बस खत्म। अब सेकंड क्या है कि भाई गौरव से मिला हुआ, इससे भी 6000 लेना था। अब सेम यही सेम ऐसे ही कर देना बस। अब क्या करना है, गौरव ऑन अकाउंट अगेंस्ट द ड्यू ऑफ। ठीक है, तो भाई 6000 लेना था, 8850 मिला हुआ है, तो फुल सेटलमेंट डिस्काउंट मिल गया हमारे पास। सेम एंट्री लिखनी है, बस इसके मुकेश की जगह गौरव लिख देना अब। ठीक, इसके बाद आता है रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम 60 पैसा पर रुपी फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर। अब यहाँ पे बैड डेट की बात आ गई। ठीक है, हरी से लेना था पैसा हमने 6000, पर हमें कितना मिल रहा है उसका, 60 पैसा पर रुपी। 60 पैसा मतलब 60% मिल रहा है। ठीक है, 60% मिल रहा है, तो बाकी बैड डेट हो गए। सबसे पहले तो हमारे पास पैसा मिला। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पैसा मिला, तो अब इस बार बैंक अकाउंट डेबिट कर लेते हैं। ठीक है, 6000 लेना था, 60 पैसा पर रुपी मिल रहा है। ठीक है, तो 6 36 3600 हमें मिल रहा है। ठीक है, बैड डेट कितना हो गया, बैड डेट हमें लॉस कितना हुआ, 2400। टू किससे लेना था हमने, ये हरी से। ठीक है, तो हरी से कितना पैसा लेना था हमने, 6000, डन, हो गया खत्म। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, भाई हमने पे किया हुआ है मोहन को इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, 3000 देना था हमने किसी का, और हमने इसको कितने दिए हुए हैं, 2880। ठीक है, यानी कि 120 हमने कम दिए हुए हैं इसको, सिंपल सी बात है जो। तो अब क्या होगा भाई, हमने मोहन को पैसे देने थे। ठीक है, तो मोहन रिसीवर है, यहाँ पे मोहन को डेबिट करेंगे। मोहन डेबिट किया हमने, कितने देने थे, 3000। टू दिए कितने हमने इसको, कैश या बैंक जैसे भी लिखना होगा, कैश में लिख दिया हमने 2880। टू डिस्काउंट अब हमें मिला है, जब हमने पेमेंट हमें मिलनी थी, तब हमने डिस्काउंट एलो किया क्योंकि हमें घाटा हुआ था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस किया। अब यहाँ पे हमें फायदा हो रहा है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेट्स, तो 120 यहाँ पे आ गए। ठीक है, सेम एंट्री यहाँ पे, बस मोहन की जगह ब्रिज लिखना है बस, यानी पे किया हुआ है हमने, हाँ ठीक है, मोहन की जगह क्या लिखेंगे, ब्रिज। ठीक है, क्लियर है, हो गया ख़त्म ये भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये दोनों चीज़ें होंगी ख़त्म। अब हमारे पास एक बचा ये ओपनिंग एंट्रीज। तो ओपनिंग एंट्रीज में हम क्या करेंगे, हम एक लॉजिक लगाएंगे अपना, कौन सा वाला है वो जो हमें याद है, कौन सा भी डेबिट बैलेंस होगा तो क्या लिखते हैं हम उसको, डेबिट बैलेंस किसका होता है, एसेट्स का या फिर एक्सपेंसेस का, याद है ये। और क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, लाइबिलिटीज़ का या फिर इनकम्स का। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक था, यही हम लगाएंगे अब यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, ओपनिंग एंट्रीज क्या होती हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो भाई जब 31 मार्च को हमने बुक्स क्लोज कर दी, तो अगले साल हम फिर से 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे, तो उसको बोला जाता है ओपनिंग एंट्रीज, जब हमने 1 अप्रैल से अगले साल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेशन चलता है ना हमारा, जैसे 2025 और 31 मार्च 2026 को ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 से हमारा नया सेशन शुरू होएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे हम ये एंट्रीज डालेंगे, ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं इसको बिजनेस में। ठीक है, तो करना क्या होता है इसमें कि जितने भी एसेट्स हैं उसको हम डेबिट करेंगे,
और जितनी भी लाइबिलिटीज है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर जो दोनों में से डिफरेंस होगा वो देखा जाएगा कि कैपिटल है कि गुडविल है। ठीक है, तो भाई क्या करना है हमने पहले, सबसे पहले जैसे अब कैश को डेबिट किया तो सारी एंट्रीज ना इसकी इस तरीके से लिखी जाती हैं। यहाँ बना देता हूँ एक साइड पे। ठीक है, ऐसे बना देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट किया। ठीक है, फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, बैंक। तो बैंक अकाउंट भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अमाउंट भी साथ साथ में लिख लेता हूँ। ये 60,000 है, ये 40,000 है। ठीक है, फिर उसके बाद से मेरे पास आ गया स्टॉक। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना आ गया मेरे पास, 1,50,000। ठीक है, फिर फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर कितना आ गया, 43,000। ठीक है, फिर डेटर्स आ गए मेरे पास, डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर्स मेरे पास कितने के आ गए, डेटर्स है जिनसे हमने पैसे लेने। अब यहाँ पे 3 डेटर्स हैं, एक्स वाई जेड। अलग अलग भी लिख सकते हैं, तीनों को टोटल करके भी लिख सकते हैं। 1,45,000 के मेरे पास डेटर्स हैं। ठीक है, फिर एक लाइन में छोड़ दूंगा यहाँ पे डिफरेंस के लिए, क्योंकि डिफरेंस डेबिट में ऊपर वाली साइड भी आ सकता है, नीचे वाली साइड भी आ सकता है। ठीक है, टू लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसने बोला कि लोन फ्रॉम विकास, तो मैं लिखूंगा विकास लोन। विकास का लोन कितना है, 60,000 का। ठीक है, इसको ना मैं थोड़ा डिफरेंस छोड़ के लिखता हूँ। ठीक, टू विकास लोन। विकास का लोन कितना है, 60,000 का। फिर उसके बाद से मेरे पास आएगा टू, यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं जिनके हमने पैसे देने हैं, तो हमारे लिए लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स का कितना है, यहाँ पे ए और बी दो क्रेडिटर्स हैं, दोनों को इकट्ठे प्लस करके लिखा हुआ है 52500। ठीक है, तो ये सारे आ गए हमारे पास टोटल इनका। ठीक, अब देखना है हमने इन सबको प्लस करना है डेबिट वाली साइड को। ठीक है, और ये वाले दोनों को प्लस करना है क्रेडिट वाली साइड को। और दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप प्लस करना है इसको, डेबिट वाली साइड बड़ी है। ठीक है, तो अगर डेबिट वाली साइड बड़ी है तो इसका मतलब जो भी डिफरेंस है हमारा वो क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि हमें तो दोनों को बराबर करना है। डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट वाली, याद है सबको, है ना। तो दोनों में से जो डिफरेंस होगा वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी हमारी। अब क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर निकल रही है तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल करके, यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल। और जितना भी इन दोनों में डिफरेंस होगा, जैसे हमने सबको प्लस किया, ठीक है, कुछ टोटल आया होगा इसका, उस टोटल में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये छोटी साइड है। माइनस करके जो डिफरेंस आया वो हमारा निकला बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पे कैपिटल निकल रहा है। तो मैं कैलकुलेट किए बिना सीधे डायरेक्ट आंसर से देख रहा हूँ, पर मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको, 325,500। ठीक है, तो ये हमारे पास कैपिटल आ गया, क्योंकि देखो भाई हमारे पास क्या होगा, जितने भी एसेट्स होंगे ना, एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमारे पास एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। अगर आप 1,00,000 की कोई चीज़ खरीदते हो और अपने पास आपके पास कितना पैसा है, अपना पैसा अगर आपके पास 60,000 रुपये है, इसका मतलब बाकी का क्या होगा आपके पास, यहाँ आपने एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है ना, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो 1,00,000 की अगर कोई चीज़ ले रहे हो आप, और उसमें से अगर आपके पास अपना पैसा 60,000 है तो बाकी 40,000 आपका उधार होगा। और यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई हमारा पास उधार इतना है, तो एसेट का टोटल करके जो हमने वो यहाँ पे लिखना है। लाइबिलिटीज़ जो आउटसाइडर की है, आउटसाइडर का पैसा कितना देना है, वो जो इन दोनों को प्लस करके आया। ठीक है, तो वो आ गया हमारा लाइबिलिटी। तो हम जब एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे, अगर 1,00,000 में से 40 माइनस की तो हमें पता चल गया अपना पैसा 60 लगा हुआ है। तो यही यहाँ पे हुआ है कि अपना पैसा कितना लगा हुआ है, 3,25,000 जितना भी था ये। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। और अगर कभी क्रेडिट वाली साइड बड़ी आ जाती है और डेबिट वाली साइड छोटी है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा गुडविल, यानी कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है वो किसका है, गुडविल है। हमारी रेपुटेशन की वजह से हमारी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, क्लियर है, इतना सा लॉजिक है इसमें। ठीक है, बाकी इसका डिटेल मैं एक ना सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा उसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और मुझे लगता है कि अगर आपने पहले से फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक सारी क्लासेस अटेंड करी है तो आपको ईजिली ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है,
तो काफ़ी है इतना। हाँ, वीडियो भी हमारी 30 मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, थैंक यू और मिलते हैं अगली वीडियो में।